हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इससे पहले हम एक पार्ट कर चुके हैं, पार्ट वन कर चुके हैं, ये पार्ट टू है सीआरपीसी का। ठीक है, पार्ट टू कर रहे हैं सीआरपीसी का। कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास वही स्लाइड अवेलेबल भी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हम अपने लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि सीआरपीसी क्या होता है, सीआरपीसी में हमें क्या पढ़ना है। 482 की बात कर चुके हैं, इनहेरेंट पावर्स की बात कर चुके हैं कि इनहेरेंट पावर्स क्या होती है कोर्ट के पास, किस कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, और क्या क्या चीजें होती है इनहेरेंट पावर्स में वो सब हम देख चुके हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपनी पिछली क्लास की स्लाइड्स है जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। ये स्टेजेस होती है, प्री कॉग्निजेंस, पोस्ट कॉग्निजेंस, ट्रायल, पोस्ट ट्रायल, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो आई होप आपने इससे पहले वाली क्लास देखी होगी, और अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो बेसिक्स ही था, उसमें हमने एक एक सेक्शन 482 ही डिस्कस किया था। अदरवाइज मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि सीआरपीसी को कैसे पढ़ना है, हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा हमने डिटेल में कुछ करा नहीं था। बेसिकली 482 देखा था और सीआरपीसी के बेसिक्स देखे थे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग एक केस और बचा था, मैंने कहा था कि आपको एक केस और बताऊंगा। तो आप एक केस का नाम लिखो, उसी के रिगार्डिंग है ये। 156 3 के रिगार्डिंग है, सेक्शन 156 3। बट इसमें आप इसको 482 के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली 482 में ये जजमेंट पास हुई थी। सेक्शन 482 में इनहेरेंट पावर्स के जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, उसी में। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप एक बार जजमेंट का नाम लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हेल्ड क्या हुआ। ये पिछली क्लास से कंटिन्यूएशन में ही है, जो इससे पहले वाली क्लास में हमने किया था उसकी कंटिन्यूएशन में ही है ये। ठीक है, धर्मेश भाई, वासुदेव भाई एंड अदर्स अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, एंड अदर्स 2009 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2009 सुप्रीम कोर्ट, और बेंच लिख लो, टू जज बेंच था ये डिसीजन। देखो ये कितने जज बेंच होते हैं, ये भी डिसीजन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट की एक ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट की ही एक से ज्यादा जजमेंट मिल सकती है। तो उसमें आपको ये रेलेवेंट हो जाता है कि कौन सी 3 जज बेंच है, कौन सी 5 जज बेंच है। ठीक है ना, एक ही मैटर पे आपको दो जजमेंट मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट की, तो ये चीजें तब रेलेवेंट हो जाती है ज्यादा। वैसे भी अगर आप इनको याद रखो तो बेटर है, अगर नहीं रखो तो ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। हाँ, ईयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, देखो फैक्ट्स इसमें, और मैंने आपके साथ एक सकीरी वासु जजमेंट में आपको अगर पीछे दिखाऊं, तो हमने इससे पहले वाली क्लास में एक सकीरी वासु का जजमेंट करा था, ये सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें हमने डिस्कस करा था कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से 156(3) में पावर दी थी मजिस्ट्रेट को, कि मजिस्ट्रेट एनसिलरी ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। ठीक है, एनसिलरी ऑर्डर्स, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले वाली क्लास में, डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैं उसको अभी ज़्यादा इतनी डिटेल में आपको बता नहीं रहा हूँ, बस एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि सकीरी वासु जजमेंट जो हमने पहले क्लास में करी थी, उसी के सेम कंटेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं। अब इसके फैक्ट्स क्या थे, द फैक्ट्स आर डिफरेंट हेयर। यहाँ क्या था कि इशू ये था कि सपोज ये एमएम है, एमएम मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और इसने कोई ऑर्डर पास करा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर पास करा। ठीक है, अब इस ऑर्डर में इस इसने ऑर्डर पास कर दिया, सपोज कि 156(3) में इन्वेस्टिगेशन की जाए, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दिया इसने। ठीक है,
ठीक है, एमएम के पास ही जाते 156(3) के एप्लीकेशन। तो एमएम ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, अब इशू ये था कि क्या एमएम इस इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को जो उसने पास कर दिया 156(3) में, इस ऑर्डर को जो 156(3) में पास कर दिया मजिस्ट्रेट ने, क्या इसको रिकॉल किया जा सकता है? क्या इसको कैंसिल किया जा सकता है? कैन एमएम रिकॉल दिस ऑर्डर? बताओ, क्या एमएम, एक बार एमएम ने अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया, इन्वेस्टिगेशन का, क्यों, तो क्या अब एमएम बाद में उस इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है? मतलब उसको कैंसिल कर सकता है, बोल सकता है कि नहीं मत करो इन्वेस्टिगेशन। द फैक्ट्स आर डिफरेंट हियर, द रिकॉलिंग ऑर्डर इज नॉट इन लाइन विद द ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इससे पहले वाले केस में क्या था, मैं आपको एक शॉर्ट बताता हूं ब्रीफ में, कि 156(3) में इन्वेस्टिगेशन करने की तो पावर थी, बट ये पावर नहीं थी कि इन्वेस्टिगेशन को, अगर आईओ इन्वेस्टिगेशन को नहीं करता है और एफआईआर करके बैठ जाता है, तो ये पावर नहीं थी कि आगे उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर किया जाए। तो सकीरी वासु में वो पावर दी गई एमएम को कि एमएम 156(3) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक ऑर्डर पास कर सकता है 156(3) में। ठीक है, ठीक है, तो ये इनहेरेंट पावर्स नहीं थी, ये एक एंसिलरी पावर्स थी। हमारा टॉपिक है एंसिलरी पावर्स, इंसिडेंटल पावर्स। 482 के लाइन में हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी हम 482 की ही लाइन में बात कर रहे हैं। 482 कंप्लीट नहीं हुआ है, एक लास्ट पॉइंट मेरे को बताना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो लास्ट पॉइंट धर्मेश भाई वासुदेव वाला है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इस सिचुएशन में क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, इस केस में हेल्ड क्या होता है, जैसे सकीरी वासु में तो इंसिडेंटल पावर दे दी थी कि आप इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर सकते हो, और इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है उसको मॉनिटर किया जा सकता है, और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी ऑर्डर किया जा सकता है। तो बाद में इशू आया, क्या एमएम के पास ये भी इंसिडेंटल पावर है कि वो अपने ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है? ठीक है, जैसे हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स होती है कि सपोज अगर कोई एफआईआर हो रखी है तो एफआईआर को क्वैश कर सकता है हाई कोर्ट, कैंसिल कर सकता है। तो हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर्स है, तो क्या उसी तरीके की पावर्स एमएम के पास भी है, और एमएम अपने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है। तो इसमें क्या हेल्ड होता है, द कोर्ट इन दिस केस डिड नॉट मेक मच ऑफ रेफरेंस टू द सकीरी वासु जजमेंट एज सच, बट हेल्ड दैट रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन इंसिडेंटल ऑर्डर। कोर्ट क्या हेल्ड करता है इसमें, कोर्ट इसमें क्या हेल्ड करता है कि रिकॉलिंग जो है ना, अगर आप रिकॉलिंग करते हो, रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन is not an incidental order, is not an incidental order। तो कोर्ट इसमें ये हेल्ड करता है कि इन्वेस्टिगेशन को वापस बुलाना एक इंसिडेंटल ऑर्डर नहीं है। इंसिडेंटल ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने एक ऑर्डर करा, तो उसी ऑर्डर को एनफोर्स कराने के लिए आपने एक ऑर्डर कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन करो। अब आईओ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, तो उसी ऑर्डर को तो आप एनफोर्स कराने के लिए दूसरा ऑर्डर दे रहे हो ना, है ना। तो यहां पर ये नहीं हो रहा, यहां पर तो आप अपनी एक पहले वाले ऑर्डर को कैंसिल करने का दूसरा ऑर्डर दे रहे हो। तो ये अपोजिट ऑर्डर हो गया ना, ये क्या हो गया, एक अपोजिट ऑर्डर हो गया। दिस इज एन अपोजिट ऑर्डर, है ना, अपोजिट ऑर्डर हो गया। बट ये अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। अपोजिट ऑर्डर आप नहीं दे सकते, ये अलाउड नहीं है।
ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, दैट रिकॉलिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट एन इंसिडेंटल ऑर्डर टू मेक द अर्लियर ऑर्डर इफेक्टिव, रादर इट इज जस्ट एन ऑपोजिट ऑर्डर। ये एक इंसिडेंटल ऑर्डर नहीं है, ये एक पहले वाले ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए या परफॉर्म कराने के लिए ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर क्या है कि आप पहले वाले ऑर्डर को कैंसिल कर रहे हो, तो ये उसका अपोजिट ऑर्डर हो गया, इसको आप इंसिडेंटल ऑर्डर नहीं बोल सकते। ठीक है ना। एंड विल नॉट फॉल अंडर एंसिलरी पावर्स, तो ये एंसिलरी पावर्स के अंडर फॉल नहीं करेगा ऑफ द मजिस्ट्रेट सच एज एन ऑर्डर पास्ड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482। तो जैसे हाई कोर्ट के पास पावर अंडर सेक्शन 482 में, हाई कोर्ट इस काम को कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास क्या है, इनहेरेंट पावर्स है। इनहेरेंट पावर्स है। हाई कोर्ट को अगर जस्टिस के लिए लगता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, इफ हाई कोर्ट थिंक्स, हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये करना चाहिए, एफआईआर को क्वैश करना चाहिए, तो हाई कोर्ट ये कर सकता है, हाई कोर्ट ये काम कर सकता है। बट अगर आप कहो कि इंसिडेंटल पावर्स, एंसिलरी पावर्स में एमएम ये काम कर सकता है कि वो अपने ऑर्डर को वापस ले ले, है ना, अपोजिट ऑर्डर पास कर दे, तो ये पावर एमएम के पास नहीं होती। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे को आपको बताना था। ये एक लास्ट पॉइंट था 482 में। तो इंसिडेंटल ऑर्डर्स क्या होते हैं और एंसिलरी ऑर्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंसिडेंटल पावर, एंसिलरी पावर और इनहेरेंट पावर्स। तो इनहेरेंट पावर सिर्फ हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है, और जो उससे लोअर कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनके पास एंसिलरी पावर होती है और इंसिडेंटल पावर होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस पावर में अपने अर्लियर ऑर्डर को कैंसिल कर सके, अपने अर्लियर ऑर्डर को रिकॉल कर सके। रिकॉल नहीं कर सकते, हाँ, उसको फुलफिल कराने के लिए दूसरा ऑर्डर जरूर पास कर सकते हो। ठीक है, अपोजिट ऑर्डर नहीं दे सकते आप। अब हम चलते हैं आगे अपने दूसरे पार्ट पे। अब सीआरपीसी को प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कोर्ट्स की हायरार्की क्या होती है। हायरार्की पे चलते हैं एक बार। हायरार्की मतलब होता है कौन पहले आता है, कौन बाद में आता है, क्या प्रोसीजर हमारे पास, कैसे कोर्ट्स कैसे हैं। तो बहुत बच्चों को तो इसी में कंफ्यूजन होती है कि मैंने देखा है कि बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते कि हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पे, और इसके लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 6। सेक्शन 6 पे आ जाओ। देखो इसमें क्या कहता है, बिसाइड्स द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। हाई कोर्ट के अलावा, बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, और अगर किसी कोड में कोई और कोर्ट बनाई गई है, जैसे एनसीएलटी की कोर्ट होती है वो अलग होती है, ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, जैसे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो गया, तो ये बात कर रहा है कि उनको छोड़ के, हाई कोर्ट को छोड़ के, बिसाइड द हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स कंस्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट, हर स्टेट में क्या होना चाहिए, देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ये तरीके के क्रिमिनल कोर्ट्स होने चाहिए, ये तरीके के। अब ये क्या होते हैं, देखो सबसे पहले बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की, सबसे पहले बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, फिर सेकंड क्लास, और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखो मैं आपको समझाता हूं, हमारा हायरार्की सिस्टम क्या होता है। पहले सबसे ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये आपने एसडीएम के बारे में सुना होगा, एसडीएम होते हैं। कई बार ये चार्जेस आप देखोगे सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स को भी दिए जाते हैं, बट मोस्टली आप देखोगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, आपने देखा होगा उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। एसडीएम होता है ना, आपके एरिया में एसडीएम होगा, उसको बोलते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक तरीके से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और कई बार ये चार्जेस आप देखोगे सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स के पास भी होते हैं कई बार।
ठीक है ना, कई सिचुएशंस में। लेकिन मोस्टली आप मान के चलो कि एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो नहीं होते, दिल्ली में तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होते, अलग से इनके लिए तहसील होती है, वहां पर ये बैठते हैं। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर आ जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर आते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, और उसके ऊपर होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, हायरार्की हो गई। तो यहीं पर मैं आपको बताऊं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ये जो फर्स्ट क्लास है, और अगर एमएम होता है ना, कई जगह मेट्रोपॉलिटन स्टेट्स में एमएम बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, तो सेम ही चीज होती है। ठीक है, फिर इसके ऊपर आ जाते हैं, और आप देखोगे कि यही एमएम ही इन्हीं को ही एक एक्स्ट्रा चार्ज देकर यही सीजेएम होते हैं। मतलब सीजेएम, ऑल दो सीजेएम ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन होता वो भी एमएम ही है। ठीक है, फिर इसके ऊपर अगर बात करें तो इसके ऊपर क्या दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने देख ली, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात कर ली, सेकंड क्लास हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। ठीक है, ये तो मजिस्ट्रेट कोर्ट्स होती हैं, उनकी बात हो गई। अब उनके ऊपर अगर बात करें तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, यहां तक हो गई बात। इसी में इंक्लूड हो जाते हैं असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, और डिस्ट्रिक्ट जज की भी बात करूं तो वो सब इसी में इंक्लूड मानते हैं अभी के लिए। अभी के लिए हम इसी में इंक्लूड मानते हैं सारी चीजें। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनमें, किसकी पावर क्या होती है, वो भी हमें करना है। ठीक है ना, 27, 8, 9, मतलब 28, 9 हमें देखना है, तो उसको जब करेंगे। अभी के लिए आप यही स्ट्रक्चर समझो जो मैं आपको समझा रहा हूं। और इसके ऊपर फिर आ जाते हैं हाई कोर्ट। तो सेक्शन 6 कह रहा है हाई कोर्ट को छोड़ते हुए बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कंस्टिट्यूट अंडर, अगर किसी और लॉ में कोई कोर्ट बनाया गया तो उसको छोड़ते हुए, हर स्टेट में ये तो होंगे ही, हर स्टेट में ये तो होंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उनके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये हायरार्की होती है, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर स्पेस है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी बना देते हैं। ठीक है, ये हायरार्की होती है, इसको बोलते हैं हायरार्की। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पहले, उनके ऊपर सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट। ठीक है, यही आपको सेक्शन 6 में देखने को मिलेगा। तो अब हम आगे आ जाते हैं। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट्स पे ना। हायरार्की मैंने आपको बताई। देखो अब हमें क्या देखना है, आने वाली कुछ क्लासेस में हम क्या देखेंगे, हम बात करेंगे कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट्स की। कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट्स, हम कोर्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। हम इन कोर्ट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं, पहले डिस्कस इन्हीं को कर लेते हैं, तो आगे चीजें समझने में इजी हो जाएंगी। तो ये बात करेंगे कि किस कोर्ट के पास कितनी पावर है। जैसे अभी हमने हायरार्की देखी, हायरार्की में हमने देखा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, है ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ऊपर से बात करें तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। तो किस कोर्ट के पास क्या पावर है और किसके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है, ठीक है ना। तो ये हम देख लेंगे पहले, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स की बात करें तो कॉम्पिटेंसी, अगर कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स की बात हम करते हैं, जैसे कि आपको कॉम्पिटेंट वर्ड का पता होगा ना, कि कोर्ट, कौन सा कोर्ट किस मैटर के लिए कॉम्पिटेंट है। ठीक है, हर चीज में आप देखोगे मजिस्ट्रेट्स में भी एक लेवल है, और कोर्ट ऑफ सेशन, हर किसी की पावर डिफाइंड है ना। कौन जज कितने साल तक की सजा दे सकता है, कौन जज, कौन या मजिस्ट्रेट, आपको ये भी डिफरेंस बताऊंगा कि सिविल जज और मजिस्ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आगे आ जाओ।
तो हम इसमें क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि कंपिटेंसी ऑफ कोर्ट में हम ये देखेंगे कि किसके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर होती है ना, टू टेक कॉग्निजेंस, टू टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस कहाँ लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, कौन कॉग्निजेंस लेगा, फिर आगे क्या होगा, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है। इसके लिए पर्टिकुलरली हमें सेक्शन 190 देखेंगे, 191 और 193। ठीक है। सेकंड थिंग हमें देखनी होगी पनिशमेंट, किसके पास कितनी पनिशमेंट टू पनिश, किसके पास, किस जज के पास कितनी पनिशमेंट देने की पावर है, कौन जज कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखना होगा सेक्शन 28 को, 29 को, 30 भी देख लेंगे साथ साथ में। ठीक है। तो ये सेक्शन है, ये तो सीआरपीसी के सेक्शंस बता रहा हूं मैं आपको। कुछ आईपीसी के भी सेक्शंस हैं जो यहाँ पर रेलेवेंट होंगे, जैसे 64, 65, ये कुछ आईपीसी के सेक्शंस हैं। तो ये सीआरपीसी के हैं, 28, 29, 30 सीआरपीसी के ही है, ये सब सीआरपीसी के हैं ये भी। तो ठीक है, ये कुछ दो सेक्शंस है जो यहाँ पर रेलेवेंट होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। फिर हम बात करेंगे ट्राई की, टू ट्राई, टू ट्राई ये पावर किसके पास होगी, किस कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास ये पावर होगी ट्राई करने की। कौन कोर्ट ट्राई करेगा ना, कौन कोर्ट आपके मैटर को ट्राई, कौन सा कोर्ट आपके मैटर को ट्राई करेगा, मजिस्ट्रेट ट्राई करेंगे या कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा। ट्रायल होता है जहां पर आपका पूरा प्रोसेस चलता है, जहां पर आप अपने एविडेंसेस लाते हो, ठीक है ना, दोनों पार्टी आर्गुमेंट करती हैं, स्टार्टिंग मतलब एक ओरिजिनल सूट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, फर्स्ट टाइम मैटर जहां पर फाइल होता है ना, वो ट्रायल जहां पर होता है। तो उसको देखेंगे कि ट्रायल करेगा कौन। तो इस ट्रायल में भी आपको सेक्शन 26 देखना पड़ेगा, सेक्शन 26 की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके साथ में फिर हम और चीजें भी देखेंगे, कमिटल देखेंगे, कमिटल क्या क्या मतलब होता है, कमिटल क्या होता है, कमिटल कहां पर रेलेवेंट है। आप देखोगे सेक्शन 323, 209, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे। कमिटल का मतलब बताऊंगा, कमिटल का मतलब क्या होता है। फिर सबमिशन, इसी के साथ में सबमिशन आ जाएगा, और फिर इसी के साथ में मेकिंग ओवर आ जाएगा। ये तीनों बहुत रेलेवेंट चीजें हैं। और देखो हम उस प्रोसेस से कर रहे हैं जैसे कोर्ट में मैटर्स चलते हैं। ठीक है, जैसे कोर्ट्स में आप देखोगे किस तरीके से अ, किस तरीके से मैटर्स कोर्ट में वर्क करते हैं, और ये मेकिंग ओवर क्या होता है, सबमिशन क्या होता है, कमिटल क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊं। ठीक है। तो हम ये चीजें देखेंगे पहले कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स में, कि कॉग्निजेंस लेने की पावर किस कोर्ट के पास होगी, कौन कॉग्निजेंस लेगा, कब लेगा, पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं कोर्ट, ठीक है ना, किस मैटर में कितनी पनिशमेंट दी जा सकती है। फिर ये देखेंगे कि ट्राई कौन करेगा, सेशन कोर्ट ट्राई करेगा, मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, हाई कोर्ट ट्राई करेगा, कौन ट्राई करेगा कौन। फिर उसके बाद ये भी बहुत रेलेवेंट चीजें होंगी बीच में, ये इन्हीं प्रोसीजर के बीच में होंगी, कि कमिटल का क्या मतलब होता है, सबमिशन का क्या मतलब होता है, एंड मेकिंग ओवर क्या होता है। ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम आगे चलेंगे। ठीक है। तो आप हायरार्की समझे, मैंने आपको हायरार्की समझाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, इसको भूलना मत। और ये भूलने वाली चीज नहीं है वैसे, आप अगर सीआरपीसी पढ़ लोगे पूरी तो आपको इजीली आराम से समझ में आ ही जाएंगी सारी चीजें, और आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आप इसको इनकलकेट कर लोगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, 26 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ट्राई कौन करेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद देखेंगे वो ट्राई करने के बाद पनिशमेंट क्या हो सकती है। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है।
या पनिशमेंट देख लेते हैं पहले, क्योंकि आपको इस हायरार्की के जो चार्ट है ना, इस चार्ट को और समझने में इजी हो जाएगी, क्योंकि आपको ये समझ आ जाएगा कि किस कोर्ट के पास क्या पावर्स होती है। ठीक है, तो एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है उनमें ज्यादा। आप आ जाओ सेक्शन 28 के ऊपर आ जाओ, पहले 28 से देखते हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इसकी, ये पनिश की पावर जो है ना, टू पनिश, कितनी पनिशमेंट की पावर्स होती है कोर्ट के पास, और कोर्ट कोर्ट जो है कितनी पनिशमेंट दे सकता है। तो देखो, हाई कोर्ट से बात करेंगे, हाई कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। अ हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अ हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस। तो यहां पर हम बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के पास क्या पावर है? एनी सेंटेंस पास करने की पावर। एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जो भी दिया हुआ है ना, आईपीसी में आप देखोगे साथ साथ में जो सेक्शंस दिए हुए हैं उनके साथ में पनिशमेंट्स दी हुई है। अब वो डेथ सेंटेंस हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, 10 ईयर्स हो, 5 ईयर्स हो, 1 ईयर हो, जो भी हो, एनी सेंटेंस का मतलब एनी सेंटेंस। हाई कोर्ट के पास क्या पावर है? हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस दे सकता है, डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। आगे देखते हैं। अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज मे पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, बट, यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ passed by such judge shall be subject to confirmation by the high court। देखो, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, यहां पर आ जाओ कोर्ट ऑफ सेशन में। तो यहां पर क्या बात कर रहा है? यहां पर कौन होते हैं? यहां पर आपको मिलेंगे सेशन जज, सॉरी, यहां पर आपको मिलेंगे सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। ठीक है, एडिशनल ऐसे भी लिखते हैं, और आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, इनकी पावर सेम होती है, इनकी पावर सेम होती है। ये आपको कोर्ट ऑफ सेशन में मिलेंगे, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। इनकी क्या पावर बता रहा है? सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं जो लॉ में ऑथराइज्ड हो। बट, एक कंडीशन है, बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज, अगर कोई डेथ सेंटेंस पास करते हैं, कोई भी डेथ सेंटेंस अगर पास करते हैं, तो उसको कंफर्म कराना पड़ेगा हाई कोर्ट से। कहां से कंफर्म कराना पड़ेगा? हाई कोर्ट से। आप इसके साथ 366 यहां पर लिख लो, 366, 368 सीआरपीसी के ही, इनको हम बाद में करेंगे, बट यहां पर आप लिख लो इसके साथ में, ताकि आपको याद रहे। ये जो कंफर्मेशन लेनी होती है ना, शैल बी सब्जेक्टेड टू कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट, ये कंफर्मेशन आपको 366 और 368 में मिलती है। तो ये क्या कह रहा है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी एनी सेंटेंस दे सकते हैं, एनी सेंटेंस। बट 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 लगा के क्या कहता है, एक एक्सेप्शन क्या कहता है कि डेथ के केस में ना, अगर आप कोई डेथ सेंटेंस दे रहे हो, तो उस केस में आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से। डेथ सेंटेंस आप कब दे सकते हो? जब आप हाई कोर्ट से परमिशन ले लो, कंफर्मेशन ले लो। ये क्या कह रहा है? शैल बी सब्जेक्टेड टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेके आप कोई भी सेंटेंस दे सकते हो। आगे आ जाओ, अब बात करते हैं असिस्टेंट सेशन जज। अब देखो, ये हमने बात करी सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, यहीं पर आपको एक और जज मिलेंगे, वो थे असिस्टेंट, असिस्टेंट सेशन जज। इनकी पावर थोड़ी कम होती है। क्या हो रहा है? इनकी पावर थोड़ी कम होती है असिस्टेंट सेशन जज की। कितनी होती है?
असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट, अब देखो एक्सेप्ट, यहां से एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ की नहीं दे सकते, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं दे सकते, और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स नहीं दे सकते। मतलब क्या दे सकते हैं, 10 साल तक की सजा दे सकते हैं, 10 ईयर्स, है ना भाई। डेथ नहीं दे सकते, डेथ की सजा नहीं दे सकते, और क्या नहीं दे सकते, 10 ईयर से ऊपर की नहीं दे सकते। इसका क्या इंप्लाइड मतलब हुआ कि 10 साल तक की सजा आप दे सकते हो। तो हमने देख लिया सेक्शन 28 को कंप्लीट, जिसमें हमने हाई कोर्ट देख लिया और कोर्ट ऑफ सेशन देख लिया, ठीक है। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन हमने देख लिया। अब हम आगे आ जाते हैं 29 के ऊपर। 29 के ऊपर आ, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 29 के ऊपर आ जाओ। देखो द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अब यहां पर देखो क्या बात हो रही, मैं आपको दूसरे डायग्राम से समझाता हूं। ये आप समझे ना, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन समझे। अगर मैं आपको दोबारा से बताऊं, अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा से बना देता हूं आपके लिए। हाई कोर्ट, ऊपर सेक्शन भी लिख देता हूं, सेक्शन 28। हाई कोर्ट के नीचे आपका आया कोर्ट ऑफ सेशन, जिस कोर्ट ऑफ सेशन को फर्दर डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, एक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज। सेकंड साइड में कौन है, असिस्टेंट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। इनकी पावर्स है अप टू 10 ईयर्स, इनकी पावर है एनी सेंटेंस, एनी सेंटेंस बट, एनी सेंटेंस बट डेथ विद कंफर्मेशन। कंफर्मेशन किसकी, कंफर्मेशन किसकी चाहिए, हाई कोर्ट की, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट के पास तो एनी सेंटेंस, एनी सेंटेंस, ठीक है। अब आगे आ जाओ 29 पर, 29 पर आ जाओ, सेक्शन 29 पर आ जाओ। वहां हमको देखना है सीजीएम कौन होता है, ठीक है। और इसके नीचे जेएमआईसी, आईसी नहीं होता एक्चुअली, तो 1 होता है क्योंकि फर्स्ट क्लास होता है, बट उसको बोल देते हैं ऐसे जेएमआईसी। और उसके नीचे सेकंड क्लास। अब देखो द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, हमने क्या बात करी यहां पर, पहली बात करी ना सीजीएम की। ये होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये होते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट का प्रमोशन होकर वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। द कोर्ट ऑफ अ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट, अब यहां पर देखो क्या एक्सेप्शन है, अ सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ नहीं दे सकते, लाइफ नहीं दे सकते, और 7 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकते, 7 साल से ऊपर की सजा नहीं दे सकते, 7 साल। तो सीजीएम की क्या पावर हुई, सीजीएम की क्या पावर हुई, अप टू 7 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स, ठीक है। द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट may pass any sentence authorized by law except a sentence of death, imprisonment for life, or imprisonment for a term of exceed not or of a term imprisonment for a term exceeding 7 years, ठीक है। ये एक्सेप्शन में है, ये एक्सेप्शन है, इसके आगे सारी डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 7 साल तक ऊपर की। तो इन
अगर हम इसको कंक्लूड करें तो सीजीएम के पास कितनी पावर होती है? 7 साल तक की, अप टू 7 ईयर्स। 7 साल तक की सजा कर सकते हैं सीजीएम। ठीक है, ये क्या हो गया? हाँ, आगे आ जाओ। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास क्या है? में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, और फाइन कितना दे सकते हैं? 10,000 रुपीज। तो अगर हम जेएमआईसी की बात करें तो पनिशमेंट कितनी? 3 ईयर्स, और फाइन 10,000। यहां पर फाइन की कोई लिमिट नहीं है सीजीएम के साथ। सीजीएम के साथ फाइन की कोई लिमिट नहीं है ना। तो फाइन की कोई लिमिट नहीं है। फाइन की लिमिट है फर्स्ट क्लास में। ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास के ऊपर 3 साल की सजा दे सकते हैं और 10,000 रुपए का फाइन। आगे आ जाओ। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास की बात करें, में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर और ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 रुपीज। यहां पर क्या है? यहां पर कितनी सजा दे सकते हैं सेकंड क्लास? 1 ईयर, 1 ईयर एंड फाइन 5,000 रुपीज। देखो ये जो फाइन वाली बात है ना, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कौन मजिस्ट्रेट कितना फाइन दे सकता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना, और ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। और ये भी ध्यान रखना कि पहले ये 1,000 और 5,000 थी। पहले ये क्या थी? 1,000 और 5,000, इसको 2006 में इंक्रीज कर दिया गया। पहले ये 5 की जगह 1 थी, पहले की बात कर रहा हूं। पहले ये 5 की जगह 1 थी, और ये 10 की जगह क्या थी? 5। ठीक है, ठीक है ना। तो ये 5 की जगह 1 थी और ये 10 की जगह 5 थी। पहले की बात करूं, आज के टाइम में 10 है और 5 है। इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिमिनरी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस कोर्ट के पास कितनी पावर होती है, किस कोर्ट के पास कितनी पावर होती है पनिश करने की। ठीक है, अब सेक्शन 30 पर आ जाओ। सेक्शन 30 पर इसको भी कर लेते हैं, ये भी आसान है। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। क्या कहता है? देखो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए आईपीसी का। इसके लिए आपको एक बेयर नॉलेज होनी चाहिए किस चीज की? आपको नॉलेज होनी चाहिए आईपीसी के 64 और 65 की। आपको वहां से अगर वो सेक्शन पता है तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, और आप इनको पढ़ लेना एक बार। आपके पास अगर अभी अभी बेयर एक्ट हो तो आप इसको पढ़ सकते हो। देखो ये क्या बात करता है, ये क्या बात करता है? ये कहता है कि कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। अगर आपके ऊपर, अगर इस केस की हम बात करें, यहां पर 29 की बात कर रहे थे। सपोज जेएमआईसी के पास आपका मैटर था, सपोज जेएमआईसी के पास आपका मैटर था, और जेएमआईसी आपको 1 साल की सजा या 3 साल की, मान लो 3 साल की सजा कर देते हैं और साथ में 10,000 रुपए का फाइन कर देते हैं। ठीक है, 3 साल की सजा कर देते हैं, साथ में 10,000 रुपए का फाइन कर देते हैं। आपका डिसीजन आता है जिसमें जेएमआईसी आपको डिसीजन में 3 साल की सजा और 10,000 रुपीज का फाइन इम्पोज कर देते हैं आपके ऊपर। अब ये सजा तो 3 साल की रहेगी। सपोज आपने ये 10,000 रुपए का पेमेंट, मतलब ये जो फाइन था, ये पे नहीं किया, ये पे नहीं किया आपने, तो आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, इसमें फाइन में। अब समझो ये क्या कहता है। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन।
अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट ऑफ फाइन में, तो आपको इसकी जगह भी आपको और एक्स्ट्रा पनिशमेंट दी जा सकती है। और एक्स्ट्रा आपकी जो ये 3 साल की सजा थी, ये इस फाइन ना पे करने की वजह से और बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? प्रोवाइडेड दैट द टर्म इज नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। प्रोवाइडेड क्या कह रहा है कि ये इतनी ना हो कि मजिस्ट्रेट के पास पावर ना हो देने की, वो सजा देने की पावर ना हो मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। तो इस केस में जेएमआईसी के पास कितनी पावर है? 3 साल की पावर है ना, 3 साल की है सजा देने की पावर। तो मजिस्ट्रेट यहां पर 3 साल तक की सजा दे सकते हैं। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि 3 साल की तो उसने सजा ऑलरेडी दे रखी है, तो क्या इसके ऊपर दी जा सकती है? जी हाँ, इसके ऊपर दी जा सकती है। आगे पढ़ेंगे, आपको क्लियरिटी होगी। जो मैं बता रहा हूं आप उसको उसी वे में समझो। अगर 3 साल की सजा दे भी रखी है तो कोई बात नहीं। अब आगे देखो, पहले shall not where imprisonment has been awarded as a part of substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as a punishment for an offence otherwise as an imprisonment in default of the payment of fine। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितनी आप कॉम्पिटेंसी रखते हो, 3 साल का मतलब कितना हो गया? 36 महीने हो गए ना। 3 साल का मतलब 36 मंथ हो गए। तो मजिस्ट्रेट के पास कितनी कॉम्पिटेंसी है? 36 मंथ्स की। 36 मंथ्स की, तो 36 मंथ्स का 1/4 कितना निकलेगा? जो भी निकलता हो 1/4 आप इसका निकाल लेना। कितना निकलेगा 1/4 इसका? 8 मंथ्स, 8 मंथ्स निकलेगा आई थिंक। तो 8 मंथ्स की एडिशनल सजा ऊपर से दी जा सकती है। भाई 36 महीने की तो पावर है ही, 36 महीने की तो पावर है, 36 महीने की पावर तो है ना सीजीएम के पास, ओ सॉरी फर्स्ट क्लास के पास, है ना। ये पावर तो है ही, आपने 29 में पढ़ा। इसके ऊपर 8 महीने की सजा, फाइन अगर आपने पे नहीं करा तो 8 महीने की और दी जा सकती है। देखो शुरू से पढ़ लो, एक बार कंफ्यूज ना हो, शुरू से पढ़ लो। क्या कहता है? द मजिस्ट्रेट ऑफ द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, एक मिनट रुक जाओ। द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो लॉ ने ऑथराइज कर रखी है। ठीक है, कहां पर कर रखी है? मैंने आपको बताया आईपीसी के 64 65 को आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। प्रोवाइडेड दैट द टर्म, अब ये बात करता है कि वो टर्म कितनी हो सकती है। कहता है इज नॉट इन एक्सेस ऑफ पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। मजिस्ट्रेट जितनी सजा देने के लिए कॉम्पिटेंट है उसको एक्सीड नहीं करे। ठीक है, आगे देखते हैं। शैल नॉट वेयर इम्प्रिजनमेंट हैज बीन अवॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव सेंटेंस, जहां पर इम्प्रिजनमेंट दी गई है सब्सटेंटिव सेंटेंस मतलब रियल में उसको इम्प्रिजनमेंट, एक सजा के तौर पर इम्प्रिजनमेंट दी गई है, exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of payment of fine। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि मजिस्ट्रेट के पास सपोज हम चोरी की बात करते हैं, 378 की बात करते हैं चोरी की, तो आई थिंक थेफ्ट में 3 साल की 3 इयर्स की पनिशमेंट है। 3 इयर्स की पनिशमेंट आप एक बार चेक कर लो, आपको बेयर एक्ट में ना, आपके बेयर एक्ट के बैक साइड में शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल, तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अपने बेयर एक्ट के बैक साइड में चेक करो एक बार, मैं अपने में चेक कर रहा हूं। देखो थेफ्ट के लिए 3 इयर्स की पनिशमेंट है, थेफ्ट के लिए। ठीक है, तो थेफ्ट को ही लेते हैं। 379 में आपको पनिशमेंट दी हुई है, 378 डेफिनेशन है।
तो थेफ्ट के लिए, सपोज थेफ्ट के लिए मैटर चल रहा था और यहां पर पनिशमेंट हो गई पूरे 3 साल की। तो मजिस्ट्रेट के पास कितनी पावर है? 3 साल की। ऑफेंस कितनी कहता है? 3 साल, तो 3 साल पूरी मिल गई, 36 महीने की पूरी मिल गई। थेफ्ट की हम बात करें ना, 379 लगी सपोज आपके ऊपर, सेक्शन 379 लगी आईपीसी की, और आपको 3 ईयर्स की सजा होगी। साथ में 3 ईयर्स के साथ में मजिस्ट्रेट ने 10,000 रुपीज का फाइन कर दिया। अब आप जेल में चले गए 3 साल के लिए, लेकिन आपने पेमेंट, ये फाइन नहीं भरा। आपने सोचा जेल तो जा ही रहा हूं, क्या फाइन भरना है ना। 3 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, क्या पता जिंदा बचू ना बचू, क्या फाइन भरना है। लेकिन क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ सीआरपीसी रेड विद 64-65 ऑफ आईपीसी, ये क्या कहता है? सेकंड पार्ट हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होगे ना। shall not where imprisonment has been awarded as a part of shall not where imprisonment has been awarded as part of the substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of the payment of the fine। तो मजिस्ट्रेट इसकी 1/4 एक्सीड नहीं कर सकता, मतलब 8 महीने, इस 8 महीने को एक्सीड नहीं कर सकता। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? सपोज 379 में 3 साल की सजा दे रखी है पूरी, जो मैक्सिमम सजा है 3 साल की है, लेकिन मजिस्ट्रेट देता नहीं है 3 साल की, मजिस्ट्रेट देता है सपोज यहां पर 3 की जगह 1 लिख लो। अब मजिस्ट्रेट 1 साल की सजा देता है, तो क्या आपको ये 8 महीने की सजा होगी या फिर 12 महीने का आप अगर निकालो 1/4, तो कितना हो जाएगा? अगर इसका 1/4 अगर आप निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा? जितना भी हो जाएगा, अभी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है मेरी, तो जो भी हो 3 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, ठीक है। तो इरेज कर देते हैं इसको। तो अब आप बताओ, क्या अगर 1 साल की सजा मजिस्ट्रेट ने दी तो क्या 3 महीने की सजा होगी एडिशनल में, या 8 महीने की होगी? तो ये कहता है, ये सेक्शन कहता है 30 में बी कि आपको सजा ये दी जाएगी, ये 8 महीने वाली, जो आपकी मैक्सिमम सजा है ना ये 3 साल की, इसका 1/4 जो भी बनता होगा। जो सेक्शन में आपको मैक्सिमम सजा दी गई है उसका 1/4 जो बनता होगा, ये आपको यहाँ पर एडिशनल फाइन के जो सजा है उसकी दी जा सकती है। मतलब इससे मैटर नहीं है, आपको 1 साल की ये मिली है ना ये सजा, तो आपको ऊपर से ये 8 महीने की और मिल सकती है, और इन टोटल 20 मंथ्स की आपको सजा हो जाएगी, 20 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है। अब ये सेकंड पार्ट पढ़ो, जो एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, वो एडिशन यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू द सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ imprisonment for the maximum term awardable by the magistrate under section 29। जो मैंने आपको बताया ना कि अगर 3 साल की सजा मिली तो इसके प्लस में होगा वो 8 महीने, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो ये बात कहता है। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू अ सब्सटेंटिव सेंटेंस, लिखा हुआ है ना, may be in addition to a substantive sentence of imprisonment for the maximum term awardable by magistrate। जो मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल है उसके ऊपर होगी एडिशन में। ये मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल है ना सीजे, अगर हम बात करें जेएमआईसी की, तो 3 साल की मैक्सिमम सजा जो है उसके ऊपर होगी एडिशन में, उसके ऊपर एडिशन में होगी। तो इन टोटल कितनी हो गई? इन टोटल कितने हो गए? 36 महीने में 8 महीने आप ऐड कर दो तो 44 मंथ्स हो गए, आई थिंक 44 मंथ्स हो गए ना। तो 44 मंथ्स की पनिशमेंट आपको दी जा सकती है। अगर आप फाइन पे नहीं करते हो तो 8 महीने की एक्स्ट्रा सजा आपको दी जा सकती है, ठीक है। यही ये बात कहता है। तो हमने क्या क्या देखा? 28, 29 और 30, ठीक है। सेक्शन 6 देखा, हायरार्की देखी, हायरार्की के बाद किस कोर्ट के पास कितनी पावर आती है,
कौन कोर्ट कितनी पनिशमेंट दे सकता है, कितने फाइन दे सकते हैं, वो देखा हमने। और उसके बाद फाइन किस तरीके से दिया जाएगा, एडिशनली क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है सेक्शन 30 की। इसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यही पॉइंट होता है, और यहीं से आपको सॉरी प्रिलिमिनरी एग्जाम में एमसीक्यूज जो मिलेंगे ना, वो आपको, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है इस पार्ट से काफी एमसीक्यूज आपको मिलते हैं। और जो 64 65 मैं बता रहा हूँ आईपीसी का, वो भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको भी आप जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो हमने बात कर ली। अगर मैं आपको ऊपर चार्ट पे लाऊं इसमें, तो ये हमने देख लिया पनिशमेंट की पावर, और ये ट्राई हमें देखना है ना, 26 तो हमें देखना है। हमने ये देख लिया ये पार्ट, टू पनिश वाला, कौन कितनी पनिशमेंट दे सकता है, 28 29 और 30। और हमने सेक्शन 6 को भी देख लिया, उसमें हमने ये हायरार्की देख ली। ठीक है, तो हमने आज समझा कि कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट्स में किस कोर्ट के पास कितनी पावर है, क्या हायरार्की होती है कोर्ट्स की। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ये ट्राई वाला पार्ट, और फिर हम देखेंगे कॉग्निजेंस वाला पार्ट, साथ में हम फिर ये देखेंगे कमिटल, सबमिशन और मेकिंग ओवर, सॉरी मेकिंग ऑर्डर लिख दिया मैंने, मेकिंग ओवर होता है, ये मिस्टेक हो गई, आप इसको करेक्ट कर ले। मेकिंग ऑर्डर नहीं है, ये मेकिंग ओवर है, मेकिंग ओवर बोलते हैं, ऑर्डर लिख दिया मैंने गलती से, मेकिंग ओवर होता है। ये मैं आपको समझा दूंगा क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सीआरपीसी का। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है, और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।